हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राचीन बिहार के इतिहास टॉपिक के नोट्स को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल का जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 अंक के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वह प्राचीन बिहार का इतिहास हो, मध्यकालीन बिहार का इतिहास हो, आधुनिक बिहार का इतिहास हो या बिहार का भूगोल हो, बिहार के विविध टॉपिक से हो। इन सभी से मिलाकर लगभग 20 से 25 सवाल प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने में, क्वालिफाई करने में इसकी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो प्राचीन बिहार के इतिहास टॉपिक को मैं नोट्स के रूप में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसके बाद आने वाले समय में विभिन्न समय अंतराल पर बिहार स्पेशल से संबंधित जो कुछ भी टॉपिक हैं उसका एक नोट्स फॉर्मेट के रूप में यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा और इसका पीडीएफ हमारा जो करंट अफेयर का पेड बैच चल रहा है 500 रुपये, जिसका चार्ज रखा गया पूरे 1 साल का, उसी पेड बैच में इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो हम लोग बिना देर किए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर प्राचीन बिहार का इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिहार में जो आदि मानव के निवास के साक्ष्य जो हैं वह दक्षिणी बिहार के विभिन्न जिलों में मिलते हैं, चाहे वह मुंगेर हो, नालंदा हो, गया हो, इन जिलों में मिलते हैं और झारखंड के कुछ बेल्ट में मिलते हैं देखने को। ठीक है, लेकिन यह आदि मानव के साक्ष्य हैं, यह प्रागैतिहासिक कालीन जो स्थिति है उसके बारे में यह चीज़ें वर्णित है, लेकिन यहाँ से सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहली बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें किस स्रोत से प्राप्त होती है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया गया हाईलाइटर से। तो आप लोग को जो पीडीएफ दी जाएगी करंट अफेयर पेड बैच में तो हाईलाइट किया हुआ रहेगा, तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जिसकी रचना 800 BC यानी कि 800 ईसा पूर्व में की गई थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांगेय घाटी के क्षेत्र, गांगेय घाटी यानी कि गंगा घाटी का क्षेत्र जिसमें बिहार, यूपी जैसे बेल्ट शामिल हैं, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जिसकी रचना 800 BC में की गई थी, इसमें गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों के द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है। और जब आर्यों के द्वारा जंगलों को काटकर साफ करके वहाँ उसकी जब चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, तो स्वाभाविक है कि जंगल को साफ करके काट करके उन्होंने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया था और धीरे धीरे लोगों की आवाजाही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यह 800 BC की बात है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बिहार की रचना, बिहार की जानकारी सर्वप्रथम हमें प्राप्त होती है। अगर हम इसके बाद के काल में आगे बढ़ें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में बिहार एवं विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय होता है और इस समय आप देखेंगे तो महाजनपदों का उदय होता है और बौद्ध ग्रंथ की रचनाओं के अनुसार उस समय तत्कालीन समय में पूरा भारत जो था वह पूरा भारत राज्य जो था, पूरा भारत खंड जो था वह 16 महाजनपदों में विभक्त था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद ऐसे हैं जो कि बिहार के भूभाग से संबंधित हैं। ऐसे 16 महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद हैं। लेकिन इनमें से 3 ऐसे महाजनपद हैं जिनका जो संबंध है वह बिहार के भूभाग से है। इन 3 महाजनपदों में अंग, मगध और लिच्छवी, ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि बिहार से ये तीनों रिलेटेड हैं तो तीनों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। लेकिन इन तीनों में भी अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीपीएससी प्रीलिम्स में जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वह मगध जनपद, मगध गणराज्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 महाजनपद हैं जिसका संबंध बिहार से है उनमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है अंग। अंग वर्तमान समय का मुंगेर और भागलपुर जिला जो है वह क्षेत्र जो है प्राचीन समय में अंग महाजनपद वहाँ पर था जिसकी राजधानी थी कहाँ पर, चंपा। मगध गणराज्य अगर देखा जाए तो अभी का वर्तमान बिहार का
पटना, नालंदा और गया का जो बेल्ट है वह मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। और एक समय आप जब देखेंगे मौर्यकाल नंद वंश जो समय आता है उसमें यहीं से पूरे भारत पर शासन किया जाता था और इसी मगध गणराज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद जैसे, अशोक, बिंबिसार जैसे महत्वपूर्ण शासकों का भी आविर्भाव हुआ है। तो वर्तमान बिहार का पटना, नालंदा और गया का बेल्ट मगध गणराज्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। लिच्छवी गणराज्य वर्तमान बिहार का वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला, जिसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है, अब इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अभी हमने बताया कि मगध गणराज्य जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ आप देखेंगे कि भारत का भी जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो मगध आपको बेहतर तरीके से वहाँ पर भी पढ़ना होता है, क्योंकि बिहार में जिस मगध साम्राज्य ने राज किया था उसी ने पूरे भारत पर भी राज्य कायम किया था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का प्रारंभिक इतिहास महाभारत में वर्णित है। महाभारत अगर आपने देखा होगा तो महाभारत में एक प्रसंग है जब भीम और जरासंध इन दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना होता है तो उस दौरान भी जो पांडव जो पांचों भाई होते हैं वे विभिन्न प्रांतों में जाकर विभिन्न राज्यों से अपनी सहयोग प्राप्त करते हैं। तो उसी दौरान ये जरासंध जो होता है वह मगध का शासक रहता है जरासंध। तो जरासंध के साथ भीम का मल्ल युद्ध होता है और उस मल्ल युद्ध में भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। ठीक है, तो ये जो मगध साम्राज्य है इसका हमें वर्णन महाभारत में देखने को मिलता है और वही महाभारत का जो प्रसंग हमने बताया भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन जो मिलता है। ठीक है, पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश बृहदत्त वंश से प्रारंभ होता है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का प्रारंभ या मगध जो साम्राज्य है उसकी शुरुआत किस वंश से मानी जाती है, तो आप क्या बताएंगे? बृहदत्त वंश से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हालांकि व्यवस्थित रूप से देखा जाए तो हर्यक वंश बिंबिसार ने व्यवस्थित रूप से मगध साम्राज्य बिंबिसार के समय से वो धीरे धीरे विकास की ओर उत्कर्ष होता है, लेकिन मगध का पहला जो वंश था वह बृहदत्त वंश था। अब एक एक करके हम लोग मगध साम्राज्य के एक एक करके सारे राजवंशों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहला हमने क्या बताया, मगध का राजवंश बृहदत्त वंश से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहला है बृहदत्त राजवंश। देखिए, कोई भी जब आप राजवंश पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ आप लोग जरूर याद रखें। पहला, उसका संस्थापक कौन है, दूसरा उसका अंतिम शासक कौन है और तीसरा उसकी राजधानी कहाँ पर है। ये तीन चीज़ फैक्चुअल दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बृहदत्त वंश, इसका संस्थापक कौन था? बृहदत्त वंश का संस्थापक था बृहदत्त, यानी कि संस्थापक के नाम पर ही उस वंश का नाम भी पड़ा था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त हालांकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन बृहदत्त वंश में ही जरासंध, अभी जो हमने बताया कि भीम और जरासंध के बीच मल्ल युद्ध का वर्णन जो महाभारत के प्रसंग से संबंधित है, तो जरासंध बृहदत्त वंश से ही संबंधित था। ठीक है, तो बृहदत्त वंश का एक काफी महत्वपूर्ण शासक था जरासंध। जरासंध ने काशी, कोसल, चेदी, मालवा, विदेह, कलिंग, कश्मीर, गांधार, अंग, बंग आदि के राजाओं को भी उसने परास्त किया था। काफी शक्तिशाली शासक माना जाता है जरासंध, अपने समय का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था और मल्ल युद्ध में काफी ज्यादा पारंगत था। ठीक है, तो बृहदत्त वंश के संस्थापक थे बृहदत्त और इसका प्रसिद्ध शासक कौन सा था? जरासंध। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज, वसुमती या कुशाग्रपुर, एक ही नाम है गिरिव्रज, आप लोग याद रखेंगे इसकी राजधानी थी। ठीक है, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में मल्ल युद्ध में परास्त कर उसका वध किया था। और जरासंध का जब वध होता है तो जरासंध के बाद उसका पुत्र जो था सहदेव वह शासक बनता है। ठीक है, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय। बृहदत्त वंश में संस्थापक कौन था? बृहदत्त। महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जरासंध। और अंतिम शासक इसका कौन सा था? अंतिम राजा कौन सा था बृहदत्त वंश का? वह था रिपुंजय। ठीक है, तो बृहदत्त वंश का एक संक्षिप्त इतिहास है जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं जो दूसरा वंश है मगध साम्राज्य का, वह है हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का पहला वंश है बृहदत्त वंश, दूसरा वंश है हर्यक वंश और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मगध साम्राज्य यहीं से एक व्यवस्थित रूप, अपना व्यवस्थित आकार लेना प्रारंभ करता है। हर्यक वंश की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक।
हर्यक वंश की राजधानी कहाँ पर थी? ग्रीवरज या राजगृह। बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के शासक कौन कौन से थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु। काफी महत्वपूर्ण है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, हर्यक वंश की राजधानी ग्रीवरज या राजगृह। बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के कौन से शासक थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु दोनों थे बुद्ध के समकालीन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासकों का। अगर हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासकों का हम लोग अध्ययन प्रारंभ करें तो उनमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है वह होता है बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव डाली थी और लगभग 52 वर्ष तक, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 52 वर्ष तक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने राज किया था। 544 से 492 BC यानी कि 52 ईयर तक बिंबिसार ने शासन किया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन को प्राप्त किया था। मात्र 15 साल की उम्र में बिंबिसार राजगद्दी पर बैठा और लगातार 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में आप देखेंगे कि विभिन्न राजा महाराजा विवाहों के माध्यम से अपनी साम्राज्य का विस्तार करते थे या फिर विभिन्न प्रांतों के साथ संबंधों को बेहतर बनाते थे। ठीक है, तो बिंबिसार ने भी अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। इस वैवाहिक संबंधों की नीति के तहत 3 महत्वपूर्ण राजकुमारियों के साथ, 3 महत्वपूर्ण प्रांतों के साथ उसने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया, जिनमें पहला है कोसल की राजकुमारी कोसल देवी के साथ बिंबिसार ने विवाह किया और विवाह के पश्चात दहेज में इसे काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा शासक प्रसेनजीत इसका मित्र बन गया। ठीक है, यानी कि यह काफ़ी राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो गया था बिंबिसार। दूसरा, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्हना के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध को स्थापित किए और इस विवाह से वजियों के साथ बिंबिसार के संबंध सुदृढ़ होते हैं। तीसरा, पंजाब की मध्य राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इसने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। तो बिंबिसार ने अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार करने के लिए विभिन्न देशों के साथ मधुर संबंध को स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई और 3 महत्वपूर्ण प्रांतों के साथ वैवाहिक संबंध के जरिए अपनी राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, जिनमें कोसल की राजकुमारी कोसल देवी के साथ, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्हना के साथ और पंजाब की मध्य राजकुमारी क्षेमा के साथ इसने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। ठीक है, यानी कि ये 3 प्रांत इसके मित्र हो गए। अंग पर चढ़ाई करके वहां के शासक ब्रह्मदत्त का बिंबिसार ने वध किया था। तत्पश्चात अजातशत्रु वहां का उपराजा बना, यानी कि इस तरह से अंग को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और अजातशत्रु को वहां का उपराजा बनाया। सवाल पूछा जा सकता है कि अंग शासक ब्रह्मदत्त को परास्त करने के पश्चात बिंबिसार ने अपने किस पुत्र को वहां का उपराजा बनाया? तो आप क्या बताएंगे? अजातशत्रु को वहां का उपराजा बनाता है। अवंती के राजा चंडप्रदोत महासेन के साथ अनिर्णित युद्ध किया। क्योंकि अवंती भी उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, जिस प्रकार से मगध था। ठीक है, तो इसीलिए अवंती के राजा चंडप्रदोत के साथ अनिर्णित युद्ध हुआ, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई, दोनों लगभग एक सेम कंडीशन में खड़े थे। तो अवंती के राजा चंडप्रदोत के साथ इसका अनिर्णित युद्ध होता है। बाद में दोनों मित्र बन गए। चंडप्रदोत के उपचार हेतु बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, यानी कि अवंती को बिंबिसार ने जीत नहीं पाया और दोनों के साथ एक अनिर्णित युद्ध होता है। बाद में दोनों दोस्ती कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं और मित्रता इस स्तर तक दोनों के बीच गाढ़ी मित्रता हो जाती है कि चंडप्रदोत जब बीमार पड़ता है तो उसको उपचार के लिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने गांधार के साथ अपने कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। इस प्रकार से गांधार भी उसकी अप्रोच में था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला शासक था जिसके पास अस्थाई सेना थी। पहली बार इसने हस्त सेना, हाथी के सेना का प्रयोग किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर्यक वंश का भी हमने बताया था कि मगध साम्राज्य का जो वास्तविक इतिहास है वह हर्यक वंश से ही प्रारंभ होता है और बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक होता है जिसके पास अस्थाई सेना थी, जिसने पहली बार अपनी हाथी सेना का प्रयोग किया था।
बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की भी अनुमति प्रदान की थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हर्यक वंश के संस्थापक जो था बिंबिसार, बिंबिसार के बाद शासक बनता है अजातशत्रु, लेकिन बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया वह बिंबिसार का वारिस शासक नहीं बन पाया था। ठीक है, यानी कि बिंबिसार ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बिंबिसार के बाद शासक कौन बना? अजातशत्रु। ठीक है, तो अब हम लोग अजातशत्रु का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बिंबिसार टॉपिक कंप्लीट हो गया। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। टीम ISPC सेंटर के द्वारा करेंट अफेयर का एक पेड बैच लॉन्च किया गया है, जिसका चार्ज रखा गया है 500 रुपये। यह 1 ईयर का फी है, 1 ईयर का यह चार्ज है। 1 टाइम पेमेंट इसके अंतर्गत आपको करने होंगे। इसके तहत करेंट अफेयर के विभिन्न मैगजीन का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। सितंबर 2024 ईस्वी से लेकर जब तक 71वीं BPSC प्रीलिम्स नहीं होती है तब तक मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर की जो मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली वाइज बिहार करेंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। परीक्षा मंथन मैगजीन एग्जामिनेशन होने तक परीक्षा मंथन मैगजीन का भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा विजन IAS की जो मैगजीन है उसमें प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका भी शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वह केंद्र सरकार का हो या बिहार सरकार का हो, इसे भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी कंटेंट डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे आज हमने बिहार का इतिहास डिस्कस किया, ठीक है, आने वाले समय में बिहार का मिडावल हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, यानी कि बिहार स्पेशल का कंटेंट भी इसमें ऐड किया गया है। तो बिहार स्पेशल का कंटेंट भी इसके तहत प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज और अन्य मटेरियल भी पेड बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। 1 साल का फी रखा गया 500 रुपया मिनिमम चार्ज रखा गया है। सभी के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए चार्ज रखा गया है। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और जो भी यूट्यूब चैनल पर प्रीलिम से रिलेटेड कंटेंट, मटेरियल, नोट्स जो डिस्कस किया जा रहा है उसका PDF आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये दोनों नंबर जो है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। आप लोग 500 रुपये पेमेंट करने के बाद दो में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम हर माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो 500 रुपया पेमेंट करने के बाद आप लोग दो में से किसी भी नंबर पे, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और विभिन्न जो कंटेंट है वो वहाँ पर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जितने महत्वपूर्ण मटेरियल होंगे वे सभी कंटेंट हमारे इसी पेड बैच में, जो कि करेंट अफेयर के पेड बैच है, वहाँ पे सारे कंटेंट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसमें स्पेशल फोकस किया गया करेंट अफेयर पे, बाकी बिहार स्पेशल का भी सेक्शन इसमें अवेलेबल कराया जाएगा। नोट्स फॉर्मेट के रूप में हैंड रिटन नोट्स रहेंगे सारे कंटेंट। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पे भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार के बाद हम लोग देखते हैं अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार में हमने देखा कि 544 से 492 BC लगभग 52 वर्ष तक बिंबिसार शासक होता है। फिर इसके बाद अजातशत्रु शासक बनता है 492 से 460 BC तक, यानी कि यह लगभग 32 साल तक शासक रहता है, 32 वर्ष तक। ठीक है, यह 52 ईयर तक रहता है बिंबिसार, और अजातशत्रु 492 से 460 BC तक। अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह अपने पिता का हत्यारा था। कैसे कहा जा सकता है कि अपने पिता का हत्यारा था? तो देखिए, एक बात को समझिए। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन दर्शक न बन के शासक बना है अजातशत्रु। तो इससे यह शंका उत्पन्न हुई कि अजातशत्रु हो सकता है कि अजातशत्रु ने दर्शक का वध कर दिया हो, बिंबिसार का वध कर दिया हो, दोनों का वध करके खुद शासक बन गया हो। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह पिता का हत्यारा कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को पिता का हत्यारा के रूप में वर्णित किया गया है। तो अजातशत्रु 492 से 460 BC तक, इसका उपनाम है कुनिक।
अजातशत्रु के बारे में अगर देखा जाए तो अपने जीवन काल में, अपनी राजकाल में 2 महत्वपूर्ण युद्धों में अजातशत्रु ने भाग लिया था। पहला जो युद्ध था वह कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ पहला युद्ध होता है, और दूसरा जो युद्ध होता है इसका वज्जी संघ के साथ युद्ध होता है। आपने पढ़ा होगा, आप एनसीईआरटी का बुक अगर आप पढ़ेंगे तो इसी जो वज्जी संघ के साथ युद्ध होता है उसी में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मुसल जैसे नवीन अस्त्रों का प्रयोग किया था, और वज्जी संघ के साथ विजयी में इन महत्वपूर्ण अस्त्रों की महत्वपूर्ण रोल वहां पर देखने को मिलती है। तो अजातशत्रु ने 2 महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। पहला था कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ। इसका परिणाम यह हुआ, 2 बार लड़ाइयां लड़ी जाती है, ठीक है। इसका परिणाम, अंतिम परिणाम यह होता है कि काशी पर अजातशत्रु का अधिकार हो जाता है, और वहां का जो शासक होता है कौशल नरेश प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ भी अजातशत्रु विवाह कर लेता है, ठीक है। इधर आप देखेंगे दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध अजातशत्रु के दौरान हुआ है वह है वज्जी संघ के साथ। वज्जी संघ के साथ युद्ध के दौरान गंगा, गंडक और सोन के संगम पर पाटिल ग्राम की स्थापना की जाती है अजातशत्रु के द्वारा, और यही पाटिल ग्राम आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात होता है। अपने मंत्री वशकार और सुनीध की सहायता से अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डालने की महत्वपूर्ण कोशिश की थी, और महाशिला कंटक, रथ मुसल जैसे अस्त्रों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अवंती नरेश प्रद्योत के संभावित आक्रमण के कारण राजगीर की किलेबंदी अजातशत्रु के दौरान की गई थी। अभी हमने ऊपर अवंती का पढ़ा था कि बिंबिसार के साथ भी अनिर्णित युद्ध होता है, काफ़ी एक शक्तिशाली शासक होता था अवंती उस जमाने में, ठीक है। तो अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आक्रमण के भय के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी भी करवाई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखाली गोसाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष के दौरान हुई थी, यानी कि मगध और वज्जी संघ के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसी दौरान मखाली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे उनकी भी डेथ हो जाती है। वत्स के साथ अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बहरहुत स्तूप से अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख प्राप्त हुए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है, यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। पहला कि बहरहुत स्तूप से किस शासक के द्वारा बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? अजातशत्रु के द्वारा। दूसरा यह भी पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बहरहुत स्तूप से। तो यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यह है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद यहाँ का शासक जो बनता है वह उदयीन बनता है, ठीक है। उदयीन जो अजातशत्रु का हर्यक वंश का शासक होता है, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण इसका भी रोल रहा है उदयीन का। तो उदयीन के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी है, इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है। उदयीन के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक पेज ऐड करके पेड बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। उदयीन के बारे में आप देखेंगे तो 460 से 444 बीसी तक उदयीन का भी शासन रहा है। हमने बताया 542 से देखेंगे 544 से 492 तक बिंबिसार, 492 से 460 तक अजातशत्रु, और 460 से 444 बीसी तक उदयीन का राज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अजातशत्रु के बारे में एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया है वह यह है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध और महावीर की मृत्यु हुई थी। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध और महावीर की मृत्यु हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि किस शासक के दौरान कौन सा राजा उस समय शासन कर रहा था जब बुद्ध और महावीर की मृत्यु हुई, तो आप क्या बताएंगे? अजातशत्रु, ठीक है। तो उदयीन जो है 460 से 444 बीसी, यह बेसिकली जैन मत का अनुयायी था उदयीन, ठीक है। शासक बनने से पूर्व यह चंपा का उपराजा था, ठीक है। उदयीन चंपा का उपराजा था शासक बनने के दौरान। महावंश ग्रंथ के अनुसार इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। किसे राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, और इसी पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का भी निर्माण करवाया था। अभी हमने बताया ना कि जैन मत का अनुयायी था
उदयन, तो पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का भी निर्माण इसने करवाया था। गंगा व सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, उदयन के बाद अगर आप देखेंगे तो उदयन के जो उत्तराधिकारी होते हैं वह उतने योग्य सिद्ध नहीं होते हैं। इसके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक यही नागदशक था। ठीक है, तो हर्यक वंश यहाँ पर समाप्त होता है। हर्यक वंश समाप्त होता है। पहला वंश के रूप में हमने डिस्कस किया था बृहदत्त वंश, बृहद्रथ। दूसरा हमने डिस्कस किया था हर्यक, और तीसरा वंश कौन सा है, शिशुनाग वंश। अब हम लोग अध्ययन करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, तो अगर शिशुनाग वंश के बारे में देखा जाए तो शिशुनाग वंश ने 412 से 344 बीसी तक मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, यानी कि 412 से 344 बीसी तक मगध राज्य पर अपना शासन स्थापित किया शिशुनाग वंश ने। ठीक है, शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ पर थी, इसकी राजधानी थी वैशाली। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी शिशुनाग वंश के दौरान थी राजधानी वैशाली, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। संस्थापक शिशुनाग वंश का था शिशुनाग, अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदिन। तो 3 महत्वपूर्ण जानकारी हमने बृहदत्त में भी यही देखा, संस्थापक, अंतिम शासक, राजधानी। फिर हमने हर्यक वंश में देखा संस्थापक, अंतिम शासक, राजधानी। फिर शिशुनाग वंश में हमने देखा संस्थापक शिशुनाग, अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन, और राजधानी इसकी वैशाली। ठीक है, अब पहला जो शासक था वह था शिशुनाग। तो आइए शिशुनाग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। 412 से 394 बीसी तक शिशुनाग ने अपना शासन किया है। शासक बनने के समय यह काशी का गवर्नर था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग शासक बनने के दौरान कहाँ का गवर्नर था, किस प्रांत का गवर्नर था, तो आप क्या बताएंगे, काशी का गवर्नर था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाया था। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो उदयन, अभी हमने जो चैप्टर डिस्कस किया तो उदयन के समय राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, लेकिन उसको ट्रांसफर करके शिशुनाग ने राजधानी को कहाँ पर कर दिया था, वैशाली कर दिया था। अवंतीवर्धन को हराकर अवंती पर इसने विजयी पाई और अवंती मगध संघर्ष पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अवंती के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदूत के साथ युद्ध किया। अजातशत्रु ने भी अवंती के डर से राजगीर की किलेबंदी की, लेकिन इन दोनों ने, जो हर्यक वंश के शासक थे उसने अवंती पर पूर्ण विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाई थी। लेकिन शिशुनाग की एक महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि अवंतीवर्धन को हराकर इसने अवंती पर विजय प्राप्त की थी और सदा सदा के लिए अवंती और मगध के बीच जो संघर्ष की स्थिति थी उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो शिशुनाग वंश से यह महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। इसने वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो पहला शिशुनाग वंश का पहला शासक था शिशुनाग, जिसने 412 से 394 बीसी तक यहाँ पर शासन किया है। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक 394 से 366 बीसी तक कालाशोक का कार्यकाल रहा। ईस्वी जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं कहीं बुक में डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आप लोग उसे देख लेंगे। ऐसे भी ईस्वी कभी पूछा नहीं गया बीपीएससी में और नहीं कभी पूछा जाएगा। वहाँ पर विभिन्न वंशों का क्रम आ सकता है, किस शासक के समय कौन सा कार्य हुए यह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा शासक है कालाशोक। कालाशोक का अन्य नाम था काकवर्ण। मगध की राजधानी पुनः इसने पाटलिपुत्र किया है, यानी कि शिशुनाग के समय मगध की राजधानी हो गई थी वैशाली और कालाशोक ने पुनः वैशाली से मगध की राजधानी को हस्तांतरित करके कहाँ पर किया, पाटलिपुत्र। और इस समय से आप देखेंगे कि हमेशा इसकी राजधानी जो होता है मगध का वह पाटलिपुत्र ही बना रहता है। हर्षचरितम के अनुसार इसकी हत्या धोखे से महापदम नंद के द्वारा 366 बीसी में कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि कालाशोक की हत्या किसके द्वारा की गई थी, महापदम नंद के द्वारा। कब की गई थी, 366 बीसी में। और 366 बीसी के बाद कालाशोक की जैसे ही मृत्यु होती है, हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद उसके 10 पुत्रों ने वहाँ पर मगध पर शासन किया था। ठीक है, लेकिन उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चूँकि कालाशोक की हत्या महापदम नंद के द्वारा की गई थी, तो स्वाभाविक है कि आगे जाकर वही महापदम नंद के द्वारा जब कालाशोक के 10 जो पुत्र होते हैं वो मिलकर शासन करते हैं तो वे अयोग्य शासक सिद्ध होते हैं। तो वहीं पर फिर आप देखेंगे कि महापदम नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है, नंद वंश की नींव
डाली जाती है। ठीक है, तो नंद वंश का जो कार्यकाल रहा है 341 से 321 बीसी के बीच में रहा है। नंद वंश बेसिकली जैन धर्म को प्रायोरिटी देता है, जैन धर्म पर आधारित था, जैन धर्म की वह वकालत करता था, जैन धर्म का समर्थक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और यह घनानंद इसी समय आप देखेंगे कि सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का भी इमरजेंस होता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना होता है और शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और इसकी राजधानी अभी हमने बताया कि जैसे ही शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई वैशाली को, कालाशोक ने पुनः राजधानी किया पाटलिपुत्र, और उस समय के बाद से हमेशा राजधानी रहता पाटलिपुत्र। तो हमेशा आप लोग राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र याद करिएगा, और जब चेंज फिर होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, अंतिम शासक था घनानंद। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करिए। पहला पॉइंट है महापद्मनंद, जो कि नंदवंश का पहला शासक था, नंदवंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक महापद्मनंद को माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यह नाई जाति के लोग थे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक कौन था? महापद्मनंद था, नंदवंश था। ठीक है, पाणिनि महापद्मनंद का समकालीन था। महापद्मनंद की उपाधि एकराट, एक छत्र, सर्वछत्रांतक जैसे नामों से इसे जाना जाता था, यानी कि एकराट, एक छत्र, सर्वछत्रांतक जैसे नामों से महापद्मनंद को जाना जाता था। पाली ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को क्या कहा गया है? उग्रसेन। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है। ठीक है, महापद्मनंद को पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। मगध का पहला चक्रवर्ती सम्राट, मगध का पहला चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद को माना जाता है, क्योंकि इसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजयी पताका को फहराया था, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजयी पताका फहराने वाला पहला मगध वंश का शासक था महापद्मनंद। इसीलिए मगध का पहला चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद को कहा जाता है। इसने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को इसने परास्त किया था। कुल मिलाकर 10 राज्यों को महापद्मनंद ने परास्त किया था, और इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट के रूप में इसे दर्जा दिया जाता है। इसका सबसे प्रमुख अभियान कलिंग विजय था। अशोक के पहले महापद्मनंद ने कलिंग विजय किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था। ठीक है, तो अशोक से पहले कलिंग विजय किसने किया था? तो अशोक से पहले कलिंग विजय महापद्मनंद के द्वारा किया गया था, और महापद्मनंद ने कलिंग विजय के रूप में, विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति को उठा लाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है महापद्मनंद का कार्यकाल जो रहा है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिसमें अंतिम शासक था घनानंद, यानी कि महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और अंतिम शासक था घनानंद। उन दोनों के बीच में 7 अन्य शासक भी होते हैं, यानी कि टोटल नंद वंश में कितने शासक हुए? नंद वंश में टोटल 9 शासक हुए, जिनमें महापद्मनंद और घनानंद भी शामिल है। तो महापद्मनंद के बारे में हमने देखा। मगध का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है महापद्मनंद। इसने 10 महत्वपूर्ण राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग को भी इसने जीता था, और वहां पर विजय स्मारक के रूप में वहां से जीन की मूर्ति को उठाकर लाया था। नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, वह काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है, उग्रसेन का पुत्र था। ठीक है, इसी के समय, घनानंद के समय, यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी समय सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, और ब्यास नदी पार करने से मना करने का सबसे बड़ा रीजन था घनानंद की सैन्य शक्ति। घनानंद सैन्य दृष्टिकोण से काफ़ी शक्तिशाली था। हालांकि एक काफ़ी बर्बर शासक भी माना जाता है। इसके समय में काफ़ी अराजकता का माहौल विद्यमान था, लेकिन सैन्य दृष्टिकोण से चूंकि सैनिकों की संख्या इसके पास काफ़ी ज़्यादा थी, और विशेषकर हस्त सेना, जो हाथी जो सेना थी इसके पास, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में थी। तो जो सिकंदर के सेना थे वे हाथी से डरते थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था घनानंद की सैन्य शक्ति के कारण। तो सिकंदर का आक्रमण इसी दौरान होता है। सक्टार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है।
भद्रसाल घनानंद का एक महत्वपूर्ण सेनापति था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है घनानंद का सेनापति कौन था, तो भद्रसाल घनानंद का सेनापति था। घनानंद का साम्राज्य उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध साम्राज्य तक इसका फैला हुआ था। अगर घनानंद का आप साम्राज्य विस्तार के बारे में देखेंगे तो पूर्व में था मगध साम्राज्य, पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में अगर आप देखेंगे तो हिमालय का बेल्ट, और दक्षिण में आप देखेंगे तो गोदावरी नदी। यानी कि इतना यह इसका चौहद्दी रहा है घनानंद के शासन का। ठीक है, तो काफ़ी बड़े साम्राज्य पर इसने राज्य किया था। टर्नर ने घनानंद को धन बटोरने का व्यसन बताया है। 7वीं सदी में ह्वेंसांग ने भी नंदू की अकुत संपत्ति का जिक्र किया है। यह काफ़ी ज़्यादा टैक्स वसूलता था और लोगों को कर में रियायत काफ़ी कम देता था और टैक्स काफ़ी ज़्यादा वसूलता था। इसीलिए आप देखेंगे कि ह्वेंसांग जो चीनी यात्री है वह भी नंदू की अकुत संपत्ति का जिक्र करता है, क्योंकि टैक्स के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कर ये लोग वसूलते थे और अपनी जो इनका राजपाट था वहाँ पर वह उसका संग्रह करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका नंदवंश। नंदवंश में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, महापद्म नंद और दूसरा घनानंद। अब हम लोग पढ़ते हैं घनानंद। आप सभी जानते हैं कि नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे मौर्य वंश को। मौर्य वंश जिसका जो अवधि रहा है 321 से लेकर 184 बीसी के बीच में मौर्य वंश ने शासन किया है। लगभग 137 वर्षों तक पूरा मौर्य वंश का शासन रहा है। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी का जो स्रोत है वह जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त, इसे लिख लेंगे। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज का इंडिका से, ये 3 मौर्य वंश के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज का इंडिका, ये 3 मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें गहन जानकारी प्रदान करते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? हाँ, ये एनसीईआरटी में काफ़ी पॉइंट वाइज में दिया गया है और आपसे स्टेटमेंट वाइज भी सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे? आखिर मगध साम्राज्य ने ही पूरे देश पर शासन क्यों किया था? यहाँ पर इतने शक्तिशाली शासक तो इमर्ज हुए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी क्या यहाँ की विशेषता थी कि एक समय पर पूरे भारत पर मगध साम्राज्य का ही शासन कायम होता है? तो इसके क्या महत्वपूर्ण कारण थे? कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अत्यधिक उर्वर व समृद्ध होना। यहाँ की ज़मीन आप देखेंगे गंगा घाटी का मैदान है, उपजाऊ ज़मीन है, उर्वर ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे खाद्यान्न आसानी से सैनिकों के लिए उपलब्ध हो जाते थे। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण आर्थिक संसाधन उपलब्ध थे। यहाँ पर लोहे की अनेक खानें उपलब्ध थी। अच्छे हथियार के निर्माण में लोहे की जो खान थे वो काफ़ी सहायक थे। हाथी की भी यहाँ पर उपलब्धता थी और हाथी सेना, जब अभी हमने बताया था ना कि घनानंद की सेना में हाथी सेना की उपलब्धता के कारण ही जो सिकंदर की सेना थे वे ब्यास नदी को पार कर इधर नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि वे हाथी सेना से काफ़ी ज़्यादा डरते थे और हाथी जो था वह दुर्ग व नगरों पर आसानी से कब्जा कर सकता था हाथी सेना की बदौलत। ठीक है, यहाँ की जो दोनों राजधानियाँ थी, चाहे वह पाटलिपुत्र हो या फिर राजगीर, वे दोनों सुरक्षित दुर्ग से घिरे हुए थे और यहाँ पर योग्य व महत्वाकांक्षी शासक होते हैं, चाहे आप बिंबिसार है, अजातशत्रु है, या फिर आप इधर देखेंगे महापद्म नंद, घनानंद या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार जैसे शासक को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के ये कई सारे कारण थे। अब हम लोग एक एक करके मौर्य वंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। देखिए यहाँ पर जो वंश का क्रम बताया जा रहा है उसे आप लोग याद रखेंगे। सवाल इन्हीं सब से पूछे जाते हैं, वहाँ पर कोई अलग सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ढंग से अगर 3-4 बार आप वीडियो लेक्चर को सुन लेंगे तो सारे सवाल एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग यहीं से आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को प्रारंभ करें। फिर से एक बार मैं सूचना दे रहा हूँ आप सभी को लिए, इसका जो PDF जो अवेलेबल कराया जाएगा वह पेड बैच में इसका PDF अवेलेबल कराया जाएगा। पेड बैच में जुड़ने के लिए चार्ज RS 500 रुपये 1 साल का इसमें चार्ज रखा गया था। 1 साल का बेसिकली वन टाइम पेमेंट करना होगा, सिर्फ 500 रुपये आपको लगेंगे। 1 साल का इसमें करेंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। सितंबर 2024 से लेकर प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन, बिहार करेंट अफेयर, परीक्षा मंथन, विजन IAS का नोट्स जनवरी 2025 से, बिहार बजट,
यूनियन बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे, सबका हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा। बिहार स्पेशल का भी कंटेंट आपको दिए जाएंगे, एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, ये सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ टेस्ट सीरीज भी इसके तहत अवेलेबल कराए जाएंगे विभिन्न कोचिंग संस्थान के। और यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी डिस्कस किया जाएगा उसका PDF इसी पेड बैच में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप पेड बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर दोनों नंबर फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे अवेलेबल है। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप 500 रुपये का पेमेंट करके दो में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर सारे कंटेंट जो यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है उसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएँ ताकि आपकी तैयारी में रफ्तार आ सके। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को इसने परास्त किया था। घनानंद को परास्त करने के पीछे वजह क्या थी, तो इसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अभी हमने जैसे इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को परास्त किया था जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, और परास्त करने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा कहा जाता है कि जब घनानंद अपने राज दरबार में बैठा हुआ था तो चाणक्य जो कि एक गुरु थे, आचार्य थे, ये सहायता के लिए ये जाते हैं वहाँ पर उसके दरबार में, घनानंद के दरबार में, और बेसिकली आगाह करते हैं कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला रहता है, तो इसे आगाह करते हैं क्योंकि हराने में सिर्फ घनानंद ही सिकंदर को हराने में सक्षम था। लेकिन चाणक्य की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंसल्ट करके इसे भेजा जाता है चाणक्य को, और इसी कारण आप देखेंगे कि आचार्य चाणक्य बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में नंद वंश की नींव को उखाड़ने का कार्य करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो यूनानियों से पश्चिमोत्तर भारत को मुक्त करने हेतु, चूंकि यूनानियों से पश्चिमोत्तर भारत को मुक्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। प्रथम सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही लागू की गई थी। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 कारसापण में खरीदा था, राजकिलम खेलते समय इसे देखा था। अभी देखिए, जैसे ऊपर हमने बताया कि घनानंद के दरबार में जाते हैं चाणक्य, और चाणक्य की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है वहाँ पर, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में वह सेना को तैयार करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कब उसे अपनाया था। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इसकी एक स्टोरी है कि एक बार जब गुजर रहे थे चाणक्य, तो वहाँ पर गांव के कुछ लोगों को खेलते हुए उन्होंने देखा था, और चंद्रगुप्त मौर्य को दूर से ही उन्होंने भांप लिया था कि आने वाले समय में काफ़ी बेहतर कर सकता है और भारत का भाग्य इसने बदल सकता है। उस समय चंद्रगुप्त राजकिलम खेल रहे थे, और उसी दौरान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देख लिया था और भारत के भविष्य के रूप में उन्होंने देखा चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त को 1000 कारसापण में उन्होंने, चाणक्य ने वहां से उसे चंद्रगुप्त को खरीद लिया था। ठीक है, और बाद में फिर देखेंगे कि यही चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर दोनों मौर्य वंश की नींव डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसीलिए
भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता क्यों? क्योंकि इसने, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। यूनानियों से पश्चिमोत्तर भारत को मुक्त कराया था। सिकंदर सेल्यूकस निकेटर को वहां से पूरी तरीके से युद्ध करके परास्त करके उसे भगा दिया था और युद्ध के पश्चात कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, चाहे वह काबुल हो, कांधार हो, मकरान हो, हेरात हो, इन क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया था। और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए थे। युद्ध के पश्चात आप देखेंगे तो यूनानी राजकुमारी हेलेना कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, उसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया जाता है। ठीक है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का और अधिक साम्राज्य विस्तार होता है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस कब हुआ था युद्ध? अभी हमने ऊपर बताया 305 बीसी, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्त किया था। और इन दोनों के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। ठीक है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। 315 बीसी में यह आया था। इसने, अगर आप देखा जाए मेगास्थनीज के बारे में, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को माना जाता है। और इंडिका में भारतीय समाज का इन्होंने वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कहा है कि जो भारतीय समाज है वह 7 भागों में विभक्त था। कौन कौन 7 भाग थे? अगर आप देखेंगे तो जो 7 भाग थे मेगास्थनीज में जिसका जिक्र किया गया है, उसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, ये भारतीय समाज उस समय इन 7 वर्गों में विभाजित था। पहला था दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, पांचवा है सैनिक, छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद। इन 7 भागों में इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया है। और इतना ही नहीं, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीपुरोथा कहा है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर? मेगास्थनीज में। पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व मेगास्थनीज में कहा गया है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठित थी। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक प्रशासनिक व्यवस्था, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया कि पहला केंद्रीकृत भारत की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वह चंद्रगुप्त मौर्य ने लागू किया था और 30 सदस्यों की समिति के द्वारा उसकी देखरेख की जाती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, जिसमें 28 अध्यक्ष एवं 18 तीर्थों की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र के बारे में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में टोटल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोकों की इसमें चर्चा की गई है। और यही जो 15 अधिकरण है, इन्हीं 15 अधिकरण में 6ठा अधिकरण मंडल सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और मंडल सिद्धांत जो था एक शासक के राज्य विस्तार से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक एवं पश्चिम में सौराष्ट्र तक चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा का विस्तार माना जाता है। ठीक है, गिरनार अभिलेख के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में इसके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गिरनार अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई है कि पश्चिमोत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अपने शासन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला प्रस्थान कर गए, जहां सलेखना विधि से अपने शरीर को इन्होंने त्याग दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब अपनी जीवन के अंतिम समय में आते हैं, तो अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जाते हैं। श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर सलेखना विधि के माध्यम से इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था। 298 बीसी की यह घटना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो सलेखना विधि है जैन धर्म से संबंधित है और शरीर को त्याग करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपने शरीर को त्याग करने के लिए इसी सलेखना विधि का प्रयोग किया था श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरार गांव से मिला है, जिसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वह इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। कब? 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ होती है, 298 बीसी। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमने ऊपर बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना कब होती है? 321 से 184 तक मौर्य वंश का शासन रहा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था 321 बीसी में गद्दी पर बैठा और 298 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजयी गाथा का वर्णन मुद्रा राक्षस में मिलता है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन को स्थापित किया था। इसी के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। इस संगीति के पश्चात 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों की रचना की गई थी। तो प्रथम जैन संगीति किसके समय में हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन प्रथम जैन संगीति का आयोजन इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान शासन में हुआ था, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों में अगर देखा जाए तो बिंदुसार जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी हमने बताया कि 321 से लेकर 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा और 298 से लेकर 273 बीसी तक बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिनमें यूनानी स्रोत अमित्रोचेट्स के नाम से इसे जानता है, संस्कृत ग्रंथ में इसे अमित्रघात कहा गया है, जैन परंपरा में इसे सिंहसेन के नाम से जाना जाता है और वायु पुराण इसे भद्रसार कहकर संबोधित करता है। तो बिंदुसार के भी कई नाम थे। यूनानी स्रोतों में अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता है, संस्कृत ग्रंथ अमित्रघात के नाम से जानते हैं, जैन परंपरा सिंहसेन के नाम से जानते हैं और वायु पुराण भद्रसार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बिंदुसार के अन्य कई नाम हुए। इसी के समय में बिंदुसार के समय में कलिंग जो था वह स्वतंत्र होता है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे कि महापद्म नंद के समय में कलिंग को महापद्म नंद ने वहाँ पर कलिंग पर अधिकार किया था और कलिंग को जीतने के पश्चात वहाँ से जिन की मूर्ति उठाकर लाया था। तो कलिंग तो मगध का हिस्सा बन गया था महापद्म नंद के दौरान। फिर अशोक भी कलिंग पर कब्जा करता है। तो अब सवाल है कि महापद्म नंद और अशोक के बीच में आखिर कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसके समय में कलिंग स्वतंत्र हुआ? तो यही बिंदुसार शासक था। यही शासक था जिसके समय में कलिंग स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। इसके दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था। ठीक है, एंटियोकस का राजदूत डायमेकस किसके समय में भारत आया था? तो आप क्या बताएंगे? बिंदुसार के समय में भारत आया था। एंटियोकस कहाँ का शासक था? सीरियाई शासक था। बिंदुसार के द्वारा एंटियोकस प्रथम से मीठा शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया गया था। इम्तियाज़ अहमद जो बुक है, इम्तियाज़ अहमद बुक के अनुसार यूनानी दूत डिमोक्लस भी इसके दरबार में आया था। देखिए, कुछ जानकारी जो है वह थोड़ा सा इधर उधर कुछ बुक्स में आपको मिलती है। इम्तियाज़ अहमद में किया गया है कि यूनानी दूत डिमोक्लस भी इसके दरबार में आया था और एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भी इसी के दरबार में आया था। ठीक है, अब आगे चलिए। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंधित पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता भी रहता था। यह सवाल पूछा जा सकता है कि पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता किस शासक के दरबार में रहता था? तो आप क्या बताएंगे? बिंदुसार। यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को नियुक्त किया था। ठीक है, अभी हमने कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले एंटियोकस का राजदूत डायमेकस। ठीक है, दूसरा इम्तियाज़ अहमद के सोर्स के अनुसार यूनानी दूत डिमोक्लस भी इसी के दरबार में आया था। और तीसरा यहाँ पर देखिए, यूनान के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को नियुक्त किया था। डायनोसियस। ठीक है, ये सब हैं बिंदुसार के समय में, आप लोग याद रखेंगे। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, जो दोनों समुद्रों के बीच के क्षेत्र थे। दोनों समुद्र यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र थे। ठीक है, यानी कि इधर का जो क्षेत्र था अरब सागर वाला बेल्ट और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाले बेल्ट, इन दोनों के बीच 16 राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी।
बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा था। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। यह सवाल पूछा जा सकता है कि बिंदुसार ने कहाँ पर हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, तो आप क्या बताएंगे? तक्षशिला। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। मंत्रिपरिषद अभी होता है ना, ठीक है, जिस प्रकार से अभी आप केंद्र सरकार में आप देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का कॉन्सेप्ट है, तो उस समय भी बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसका प्रधान कौन होता था? खल्लाटक। यूनानी दूत डिमोक्लस भी बिंदुसार के दरबार में रहा था। संभवतः बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन सुसीम गद्दी पर नहीं बैठा। और बैठा कौन? बिंदुसार के बाद कौन बैठा गद्दी पर? वह था अशोक। ठीक है, ऊपर भी हमने देखा हर्यक वंश का था संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार गद्दी पर बैठाना चाहता था दर्शक को, लेकिन दर्शक गद्दी पर ना बैठकर कौन बैठा था? अजातशत्रु। संभवतः बिंबिसार और दर्शक का वध करके, इसीलिए इसे पिता का हत्यारा बौद्ध ग्रंथों में कहा गया था। और फिर यहीं पे वही कहानी रिपीट होती है। जो संस्थापक है बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता है, लेकिन सुसीम गद्दी पर नहीं बैठता है और गद्दी पर कौन बैठता है? अशोक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा महत्वपूर्ण जो इस मौर्य वंश में शासक होता है। तीसरा महत्वपूर्ण शासक कौन होता है? अशोक। अशोक जो कि 273 से 232 बीसी के बीच में अशोक ने शासन किया था। अशोक गद्दी पर बैठने के दौरान वह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया और लगभग 4 वर्ष तक यह संघर्ष चला था। अभी हमने बताया कि बिंदुसार जो था वह सुसीम को शासक बनाना चाहता था और अशोक खुद शासक बनना चाहता था, तो स्वाभाविक है कि गद्दी के लिए संघर्ष होगा और संघर्ष के लिए 4 वर्ष तक युद्ध चले 273 से 269 बीसी के बीच में। अंततः अशोक इस उत्तराधिकार के संघर्ष में विजयी होता है और अशोक 269 बीसी में यह सम्राट बनता है। ठीक है, दीपवंश और महावंश के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक के द्वारा अपने सबसे छोटे भाई 30 को छोड़कर शेष सभी 99 भाइयों का कत्ल कर दिया गया था। देखिए कितना जबरदस्त था, सत्ता का संघर्ष उस समय चलता था राजतंत्र में। आप खुद महाभारत का ही समय देख लीजिए। महाभारत में दुर्योधन गद्दी पर बैठना चाहता था और उत्तराधिकार के रूप में अगर देखा जाए तो अधिकार पांडवों का था और दोनों के बीच इसी कारण काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य के दौरान भी आप देखेंगे उत्तराधिकार का संघर्ष उत्पन्न होता है और अशोक अपने 99 भाई का वध कर देता है। अपना सबसे छोटे भाई 30 को केवल वह जीवित छोड़ देता है और अन्य 99 भाइयों का वध करके अपनी गद्दी पर बैठता है। और इसी 99 भाई में सुसीम भी वह भाई था जिसे बिंदुसार अपना उत्तराधिकार बनाना चाहता था। तो सभी 99 भाइयों का वध करके अशोक गद्दी पर बैठता है। 269 ईस्वी में मगध का वह सम्राट बनता है। बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त ने उत्तराधिकार संघर्ष में अशोक की सहायता की थी और इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध में उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान अशोक को साथ देने वाला मंत्री बिंदुसार के समय का मंत्री कौन था, तो आप क्या बताएंगे? उत्तराधिकार युद्ध में बिंदुसार के एक मंत्री था राधागुप्त जिसने अशोक की सहायता प्रदान की थी। ठीक है, अशोक के बारे में अगर जानकारी देखा जाए तो अशोक का अन्य नाम पुराणों में जो कहा गया है अशोक वर्धन। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का नाम अशोक किन ग्रंथों में मिलता है, किन अभिलेखों में मिलता है, तो आप क्या बताएंगे? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडगलम अभिलेख में। ठीक है, अशोक 13वें अभिलेख में अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित करने का उल्लेख मिलता है। यानी कि जब आप देखेंगे 269 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठता है उत्तराधिकार संघर्ष युद्ध के पश्चात। ठीक है, और 9वें वर्ष 261 बीसी में यह कलिंग युद्ध करता है और कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लेता है। और इसकी चर्चा हमें 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अशोक को दीक्षित करने वाला बौद्ध धर्म व्यक्ति कौन था? उपगुप्त। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक जो था
वह बौद्ध धर्म अपना लेता है और इससे पूर्व शैव को मानता था। ठीक है, और जिस समय कलिंग पर अधिकार किया गया था उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। अशोक ने जिस समय कलिंग पर कब्जा किया उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। और कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म में अशोक को उपगुप्त के द्वारा दीक्षित किया जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने से पूर्व अशोक शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, युद्ध के पश्चात अशोक की नीति पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे ही यह बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है अशोक के विचार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, शासन कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। युद्ध के पश्चात धम्म विजय के उद्देश्य से अशोक ने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यूनानियों के द्वारा शासित राज्यों चाहे सीरिया हो, मिस्र हो, साइरिन हो, मैसिडोनिया हो, एपिरल हो, इन हर जगह अशोक अपना दूत भेजता है और एक जो होता है जबरदस्ती किसी पर कब्जा करने के बजाय धम्म विजय की नीति अशोक के द्वारा अपनाई जाती है और हथियार को पूरी तरीके से अशोक के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक के द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार धम्म विजय के लिए भेजा जाता है। इसके प्रचार हेतु नए अधिकारी धम्म महामंत्र की नियुक्ति की जाती है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह महाराहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक की जो धम्म विजय की जो परिभाषा है, ठीक है। अशोक 9वें वर्ष तो हमने बताया कि कलिंग विजयी करता है और अशोक अपने 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा के दौरान बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध वज्रासन की स्थापना कर एक चैत्य का निर्माण करवाया था। बौद्ध मंदिर का वहाँ पर निर्माण कराता है और इसी के पास परवर्ती शुंग शासकों ने वेदिका का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ पर विशाल मंदिर भी बनवाया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए साइड में लिखा गया है। देखिए एक्चुअली साइड में कई सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि नोट्स आप एक बार हमने 2 बुक से नोट्स बना लिया, लेकिन कुछ ऐसे कंटेंट रह जाते हैं, कुछ तीसरा बुक जब पढ़ने लगा हो सकता है कुछ और कंटेंट मिले जो 2 बुक अन्य जो 2 बुक जिससे हमने नोट्स बनाया उसमें नहीं लिखा हुआ हो, तो उसके लिए साइड में जहाँ तहाँ जो लिखा हुआ है वह उसी का कंटेंट है। ठीक है, तो 9वें वर्ष में कलिंग विजयी होता है। 10वें वर्ष में अशोक बोध गया की यात्रा पर जाता है और बोध गया की यात्रा पर जब जाता है तो बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ पर बौद्ध वज्रासन की स्थापना करता है। एक चैत्य मंदिर, बौद्ध मंदिर का भी वहाँ पर निर्माण करता है और परवर्ती शुंग शासकों ने भी वहीं पर आप देखेंगे कि वेदिका का निर्माण किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न होते हैं अमर सिंह, उन्होंने भी वहाँ पर एक विशाल मंदिर को बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अशोक के शासनकाल की गतिविधियां चल रही है। अशोक के शासन के अन्य महत्वपूर्ण वर्ष देखा जाए तो 9वें वर्ष कलिंग विजय अभी हमने किया। अशोक के शासनकाल 10वां वर्ष बोध गया की यात्रा से संबंधित है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। 12वें वर्ष अशोक निगाली सागर की यात्रा करता है। 14वें वर्ष में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति करता है और अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करता है और इसी लुम्बिनी की यात्रा करने के दौरान अशोक ने कर की राशि को घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, भाब्रू शिलालेख अशोक को मगध के राजा के रूप में वर्णित करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में वर्णित किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? भाब्रू शिलालेख। अशोक का अलंकृत नाम देवनाम पिया पीरियदसी था, जिसका उल्लेख जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में खोजे गए एक अभिलेख में मिलता है। अशोक की पत्नी असंधिमित्रा अशोक की पत्नी थी। तीसरखका यह भी अशोक की पत्नी थी और पद्मावती यह भी अशोक की पत्नी थी। अशोक की पुत्री संघमित्रा और चारुमती यह अशोक की ये दोनों पुत्री थी। चारुमती का विवाह नेपाल के क्षत्रिय शासक देवपाल के साथ किया जाता है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था तथा अशोक के द्वारा श्रीनगर का निर्माण कराया गया था झेलम नदी के किनारे। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कश्मीर भी आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो मैप है, इंडिया के मैप में जो सबसे ऊपर का जो बेल्ट है, यह जो कश्मीर का जो बेल्ट है, यह भी अशोक के समय मौर्य साम्राज्य का ही हिस्सा था और अशोक ने अपने शासन के दौरान झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक सिटी को बसाया था। अशोक के द्वारा 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख तथा कई छोटे छोटे अन्य लेख भी जारी किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। पूर्वी भारत से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। पश्चिमोत्तर भारत से जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है तथा जो सीमांत क्षेत्र से जो हमें लेख प्राप्त हुए हैं उनमें ग्रीक व अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है।
बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर की गुफा, सासाराम तथा चंपारण से हमें प्राप्त हुए हैं। अभिलेख जारी करने वाला पूरे देश का पहला शासक किसे माना जाता है? तो अशोक को अभिलेख जारी करने वाला पहला भारतीय शासक कहा जाता है। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था तथा आजीविकों को इसे दान दे दिया गया था। जो बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं। कौन कौन 4 गुफा हैं? कर्ण चौपर, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, जिनमें से सुदामा गुफा का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था और आजीविकों को दान में दे दी गई थी। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए राजुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी अशोक के समय में। ठीक है, अब हम लोग आगे आइए। जो इसका 13वां अभिलेख है, 13वां अभिलेख, जिसमें आप देखेंगे कि 5 यवन राजाओं का वर्णन किया गया है। 5 यवन राजाओं में सीरिया का अंतियोक, मिस्र का तुरमय, मैसिडोनिया का अंतिकनी, सिरीन का मग और एपिरस का अपिक सुंदर शामिल है। ठीक है, अब अभी हमने ऊपर बताया कि अशोक के द्वारा हथियार के बल पे जबरदस्ती किसी भी राज्य पर वहां कब्जा करने की नीति को परित्याग करके धर्म विजय की नीति को अपनाया गया था और इसीलिए विभिन्न देशों में अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को भी भेजा था। तो कौन कौन से धर्म प्रचारक किस देश में गए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है कि कभी सवाल पूछ लिया जाए। तो श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। कश्मीर और गंधार में मझांती को भेजा गया था। यूनान में महारक्षित को भेजा गया था। महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित को भेजा गया। महिष मंडल यानी कि मैसूर में महादेव को भेजा गया। कर्नाटक बनवासी में रक्षित को भेजा गया। अपरांतक में धर्मरक्षित को भेजा गया। हिमालय देश में मझिक को भेजा गया और सुवर्ण भूमि में सोना तथा उत्तरा को भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। तो इस प्रकार से अशोक ने इन अपने धर्म प्रचारकों की सहायता से धर्म विजय का पूरे विश्व भर में संदेश को फैलाया था। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि के स्तूप का मरम्मत करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। एकमात्र लेख जिसमें कराधान का वर्णन है वह कौन सा है? रुमिंदई। सरनाथ स्तंभ पर गज, अश्व, बैल एवं सिंह की आकृतियां उत्कीर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किन किन जानवरों की आकृतियां वहां पर उत्कीर्ण की गई है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अशोक के 6ठे अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12 वर्ष के पश्चात उत्कीर्ण करवाना शुरू किया था। रुमिंदई अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के जन्मस्थान के लोगों के भूमि कर में कमी कर दी थी। ठीक है, तो रुमिंदई अभिलेख भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अशोक के शासनकाल के विभिन्न घटनाओं का हमने यहाँ पर देखा। अशोक मौर्य वंश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था जो कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार सुसीम को गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन अशोक अपने 99 भाइयों का वध करके एक भाई केवल तिष्य को वह जिंदा रहने देता है और अन्य 99 भाइयों का वध करके वह गद्दी पर बैठता है। लेकिन कलिंग विजय के पश्चात उसके हृदय में परिवर्तन आता है। कलिंग विजय जो कि गद्दी पर बैठने के 9वें वर्ष कलिंग विजय उसने किया था और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन आता है और अशोक ने धर्म विजय की नीति यहाँ से प्रारंभ करती है और विभिन्न धर्म प्रचारकों के माध्यम से दूर दूर तक धर्म विजय का संदेश अशोक के द्वारा प्रसारित किया जाता है। अशोक के बाद आप देखेंगे तो मगध साम्राज्य में कोई मौर्य वंश में कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं होता है। कुछ शासक होते भी हैं जो कुछ समय के लिए शासन करते हैं। जैसे अशोक के बाद मौर्य शासन बेसिकली 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पूर्वी हिस्से पर दशरथ 8 वर्षों तक शासन करता है और पश्चिमी हिस्सा पर कुणाल के द्वारा शासन किया जाता है और कुणाल के बाद संप्रति द्वारा शासन किया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त होता है। 185 BC में बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डालता है। तो इस प्रकार से मौर्य वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। और यही इसी बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? शुंग वंश का अध्ययन करेंगे, जो कि मगध साम्राज्य का 6ठा वंश होता है। 6ठा वंश हमने एक एक करके अध्ययन किया है। पहला हमने क्या किया है? बृहद्रथ वंश। दूसरा हमने क्या किया है? हर्यक वंश। तीसरा शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद नंद वंश। नंद के बाद मौर्य वंश।
और मौर्य के बाद छठा कौन सा आएगा, तो छठा हो जाएगा आपका शुंग वंश। शुंग वंश अभी हमने बताया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके उसका सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। और शुंग वंश का कार्यकाल 184 से 72 BC के बीच में शुंग वंश का कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवहूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण वर्ण का था। ठीक है, इसने पुष्यमित्र शुंग ने 184 से 148 BC के बीच में शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 से 148 BC के बीच में शासन किया था। इसका अगर एरिया हम लोग देखें साम्राज्य विस्तार, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक, पूर्व में मगध साम्राज्य से लेकर पश्चिम में पंजाब तक इसने अपनी सीमा का विस्तार किया था। और पुष्यमित्र शुंग इसी ब्राह्मण वर्ण का था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखा जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पहली बात तो है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण वर्ण का था। दूसरा महत्वपूर्ण है कि इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। इसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के काल में विदिशा का विजयी अभियान उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें उसने यूनानियों पर विजय प्राप्त की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुष्यमित्र शुंग के समय में विदिशा का विजयी अभियान किसके द्वारा संपन्न हुआ था, तो उसके पुत्र अग्निमित्र के द्वारा, जिसमें उसने यूनानियों पर विजय प्राप्त की थी। शुंग काल में राजधानी थी पाटलिपुत्र, लेकिन बाद में विदिशा ने इसका स्थान ले लिया था। अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था कि कालाशोक ने अपनी राजधानी, जो शिशुनाग वंश का शासक था, तो शिशुनाग ने राजधानी को वैशाली बनाया। फिर उसके बाद कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया। और उस समय से लेकर अभी तक पुष्यमित्र शुंग तक का जो राजधानी था वह पाटलिपुत्र ही रहता है। लेकिन बाद में पाटलिपुत्र राजधानी का स्थान कौन लेता है, विदिशा ने उसका स्थान ले लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, जिसमें पुरोहित कौन था, पतंजलि पुरोहित था। ये जो 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन अयोध्या अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है, धन्यदेव से संबंधित है, धन्यदेव से। ठीक है, इसके शासनकाल में यूनानियों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी और चंबल नदी से संबंधित क्षेत्र ही रह गए थे। कलिंग नरेश खारवेल ने भी संभवतः 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया तथा विजय को प्राप्त किया था। पुष्यमित्र शुंग ने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की थी। संभवतः इसने जालंधर और सियालकोट तक अपनी सत्ता का विस्तार किया था। पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग, अभी हमने ऊपर बताया कि ब्राह्मण वर्ण से संबंधित था, और इसीलिए आप देखेंगे कि शुंगों ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति को अपनाया था। क्योंकि आप देखें, बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति को अपनाया था। और काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किया गया था शुंगों के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, तो वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। और इस समय वैदिक एक तरह से जो हिंदू धर्म है उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विस्तार हुआ था। पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। अग्निमित्र, अभी हमने बताया पुष्यमित्र शुंग 184 से 148 BC तक शासक रहा, और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र 148 BC में राजा बनता है, शासक बनता है। ठीक है, कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अग्निमित्र से संबंधित एक है विदर्भ का युद्ध, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदर्भ का युद्ध 182 BC में हुआ था। विदर्भ का युद्ध, इसमें विदर्भ 2 भागों में बंट गया था। ठीक है, 2 भागों में इसमें बंट गया था, और इसकी सीमा जो थी वह वर्धा नदी को इसका सीमा बना दिया गया था। तो विदर्भ 2 भागों में विभाजित हो गया, और वर्धा नदी दोनों का एक सीमा रेखा माना गया वर्धा नदी को। पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, वह विदिशा का उपराजा बना, और धनदेव जो था वह कौशल का उपराजा बना था।
ठीक है। शुंग वंश का 9वां शासक, बीच के अन्य शासक काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है और वहाँ से सवाल कभी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जिन एरियाज से सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं एरिया पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो 9वां शासक था भागवत या मागभद्र, 9वां शासक था। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस इसके विदिशा स्थित दरबार में आया था। इसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके भागवत विष्णु की पूजा की थी। तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश के 9वें शासक भागवत या भागभद्र के द्वारा भागवत धर्म ग्रहण किया गया था और बेसनगर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। पतंजलि शुंगों के दरबार में रहते थे। अभी हमने ऊपर बताया कि अयोध्या में जो यज्ञ किया गया था उसमें पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ये शुंगों के दरबार से संबंधित हैं। मनु स्मृति का संकलन भी शुंग काल में ही हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनु स्मृति का संकलन कब हुआ? तो शुंग काल में मनु स्मृति का संकलन किया गया। शुंग काल के चौथे शासक वसुमित्र ने भी यवनों को परास्त किया था। शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन कालिदास रचित मालविकाग्नि मित्रम में हमें देखने को मिलता है। मालविकाग्नि मित्रम, इसमें शुंग काल की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। शुंग काल में ही महाभारत के शांति पर्व एवं अश्वमेध का परिवर्धन हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा निर्मित कराए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। शुंगकालीन संस्कृति, शुंग काल के दौरान बाल विवाह का उस समय प्रचलन था और कन्या का जो विवाह होता था 8 से 12 वर्ष के बीच में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। प्रमुख बंदरगाह उस समय थे भृगुकुच, सुरपारक, ताम्रलिप्ति, ये सब शुंग काल के दौरान प्रमुख बंदरगाह थे। स्वर्ण मुद्रा उस समय निष्क, दिनार, स्वर्ण मासिक, एक स्वर्ण मुद्राएं थी। तांबा के सिक्के को कारसपण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को पुराण और धारण कहा जाता था। बरहूत, सांची एवं बेसनगर के स्तूप का विकास शुंग काल के दौरान हुआ है। बोध गया में विशाल मंदिर के चारों ओर पाषाण वेदिका मिली है। इसमें कमल, राजा, रानी, पशु, बोधि वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि इसमें दिए गए हैं। शुंग वंश हो गया खत्म। शुंग वंश के 9वें शासक हमने भागभद्र का हमने वर्णन कर लिया ऊपर में। शुंग वंश के बाद आता है 7वां वंश है कण्व वंश। 6 वंश ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। पहला था बृहदत्त, दूसरा था हर्यक वंश, तीसरा था शिशुनाग वंश, चौथा था नंद वंश, 5वां था मौर्य वंश, 6ठा था शुंग वंश और 7वां कौन सा है? कण्व वंश। कण्व वंश की जो शासन काल रहा है वह 72 से 27 BC के बीच में कण्व वंश का शासन रहा है। कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। आप लोग याद रखेंगे, हर वंश में हमने राजधानी, प्रथम शासक, संस्थापक और अंतिम शासक का वर्णन हमने किया है। तो शुंग वंश में संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था वसुदेव और अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का हुआ था सुशर्मा। सॉरी, कण्व वंश का, शुंग नहीं। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कण्व वंश की राजधानी का एकमात्र स्रोत पुराण है, यानी कि कण्व वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पुराणों से। कण्व भी ब्राह्मण थे जैसे कि शुंग वंश के शासक थे। इनके शासनकाल में मगध संभवतः पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। इसके बाद मगध का राजनीतिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया था और आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। अब आइए कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक है वह कुजल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वह वासुदेव था। भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंत में आए थे कुषाण वंश। इसे भारत देखिए, जो भारत आने वाले विदेशियों का जो क्रम रहा है, हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, यानी कुषाण भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंत में आए, जिसकी स्थापना कुजल कड़फिसेस के द्वारा की गई थी और कुषाण इसका अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जनजाति से संबंधित थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा थी।
या बेसिकली जो कुषाण वंश था वह महायान संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। ठीक है, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था और कनिष्क ने ही पुरुषपुर में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और बीपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से कई बार सवाल पूछे भी गए हैं कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था और इसके साथ साथ बुद्ध का भिक्षा पात्र भी कनिष्क जीत लिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय हैं उसके अनुयायी माने जाते हैं। कनिष्क के समय में ही गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कनिष्क जो था वह भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंत में आया था, लेकिन कुषाण वंश की नींव डाली। कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था और इसके समय में कई सारी चीज़ें जो हैं वह ऐसी घटित हुई है जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का शासन रहा है। कुछ विद्वान इसके विपरीत मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण मानते हैं। कुदल कड़फिसेस की मृत्यु के पश्चात भीम कड़फिसेस राजा बना था और भीम ने स्वर्ण एवं तांबा के सिक्के चलवाए थे जिन पर नंदी, शिव एवं त्रिशूल की आकृतियाँ मिली है। भीम कड़फिसेस के बाद कनिष्क यहाँ का राजा बनता है और कनिष्क के दरबार में पारस, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक आदि रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो कुषाण वंश यहाँ पर समाप्त होता है और कुषाण वंश के बाद एक महत्वपूर्ण वंश गुप्त वंश का अध्ययन करेंगे और इसके बाद पाल वंश का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये अभी दो महत्वपूर्ण वंश बचे हुए हैं जहाँ से बीपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग गुप्त वंश की शुरुआत करें तो गुप्त आप जानते हैं कि कुषाणों के सामंत जो थे, गुप्त जो थे वे बेसिकली कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, इसका उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग जो कि इलाहाबाद और बनारस के मध्य क्षेत्र में स्थित है, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गुप्त काल का गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। 240 से 280 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव डाली गई थी। इसके अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे या भानुगुप्त। इसकी राजधानी, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि श्रीगुप्त इस वंश का, गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक श्रीगुप्त को ही माना जाता है। ठीक है, और अंतिम शासक इसका विष्णुगुप्त होता है। श्रीगुप्त ने संभवतः अयोध्या और उसके पूर्व में प्रयाग एवं सारनाथ के क्षेत्र में 240 से 280 ईस्वी तक अपना शासन किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। संस्थापक श्रीगुप्त कब से कब तक? 240 से 280 ईस्वी तक। इत्सिंग के विवरण से प्राप्त होता है कि मगध के मृग सिखावन में श्रीगुप्त के द्वारा एक बौद्ध मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक होता है घटोत्कच। यह है घटोत्कच। ठीक है, पहला हो गया श्रीगुप्त 240 से 280, दूसरा हो गया घटोत्कच 280 से 320 के बीच में। इसी के समय में गुप्तों ने सर्वप्रथम गंगा घाटी में राजनैतिक महत्ता को प्राप्त की थी। किसके समय में? घटोत्कच के समय में। यह पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, तो पहला गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, दूसरा शासक होता है घटोत्कच। ठीक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण शासक जो गुप्त वंश का हुआ है वह पहला महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, तो 240 से 280 तक श्रीगुप्त, 280 से 320 ईस्वी तक घटोत्कच और 320 से 335 ईस्वी तक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कुमार देवी के साथ विवाह करके इसने वैशाली साम्राज्य को भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऐसे गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, 240 ईस्वी में किया था स्थापना, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक किसी को माना जाता है, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक अगर किसी को माना जाता है तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ
चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था और विवाह के उपरांत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और राजा रानी के सिक्के भी जारी किए थे। सिक्के में एक तरफ राजा रानी और दूसरे राजा रानी यानी कि चंद्रगुप्त राजा और रानी कुमार देवी, ठीक है, और दूसरी तरफ लक्ष्मी की प्रतिमा उसमें सिक्के में अंकित थे, जो कि राजा रानी के सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त पहला भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से, ठीक है। तो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ है। गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी, राजा रानी के सिक्के जारी किए गए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और पहला भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो 320 से 335 तक हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। अब 335 से 375 तक होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त के कई अन्य नाम थे, भारत का नेपोलियन, कविराज, परक्रमांक, धर्म का प्राचीर, अप्रतिरथ, ठीक है, ये सभी समुद्रगुप्त के उपनाम थे। B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र होने के कारण इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन को माना जाता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि माना जाता है, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय और राज्य विस्तार की चर्चा मिलती है। समुद्रगुप्त बेसिकली विष्णु का उपासक था, वैष्णव था। इसका अगर साम्राज्य देखा जाए तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूरा में हुगली नदी से लेकर पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक समुद्रगुप्त के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, यह 64वीं बीपीएससी में संभवतः सवाल पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स में यह सवाल पूछा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण इसी के समय में किया था। इसे एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसके द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ कराए जाने का भी प्रमाण हमें मिलता है। किस मगध वंश के किस शासक को सिक्के पर बीना बजाते हुए दर्शाया गया? तो आप क्या बताएंगे? समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को समुद्रगुप्त ने अपना मंत्री बनाया था। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है, ठीक है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तरापथ के 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को इसने विजित किया था, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन इसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। समुद्रगुप्त के राजपत्रों पर गरुड़ का राज्य चिन्ह अंकित रहता था। इसमें 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहंता, वीणा, सारण, इसमें 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का भी अंकन था, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया समुद्रगुप्त का जो काल 335 से 375 ईस्वी तक। 375 से 415 तक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। 240 से 280 तक श्रीगुप्त, 280 से 320 तक घटोत्कच, 320 से 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम, 335 से 375 तक समुद्रगुप्त और 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय। कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत शासनकाल में आगे पीछे डेट में आपको मिल सकता है, तो डेट को लेकर ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा 415 ईस्वी तक। इसका कार्यकाल राजनीतिक विजय के बजाय सांस्कृतिक विजय का काल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल, ठीक है। इसके समय में प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी उज्जैनी को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल बेसिकली कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त वंश के किस शासक के काल को कला एवं साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव देवी के साथ विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय। यह भी बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है कि गुप्त वंश का कौन शासक था जिसने अपने बड़े भाई का वध करने के पश्चात गद्दी पर बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई है, कई सारे इसे उपनामों से जाना जाता है, जिनमें विक्रमांक, परम भागवत, विक्रमादित्य,
देवगुप्त, देवराज, देवश्री, है ना, सक्कारी आदि नामों से जाना जाता है। सक्कारी क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि शक राजा रुद्र सिंह को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, तो शक राजा रुद्र सिंह को हराया था, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को सक्कारी के नाम से भी जाना जाता है। और शक राजा रुद्र सिंह को हराने के पश्चात इसने नगवा यानी कि काशी में अश्वमेध यज्ञ को किया था। 389 ईस्वी में इसे परास्त किया था, 389 ईस्वी में। ठीक है, 375 से 415 तक इसका कार्य है। 389 में शक राजा रुद्र सिंह को परास्त किया और रुद्र सिंह को परास्त करने के पश्चात नगवा काशी में अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के अपवंश के बारे में अगर आप देखेंगे तो 3 महत्वपूर्ण वंशों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिस प्रकार से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार करता है, जिसमें इन्होंने नागवंश, वाकाटक वंश और कदम वंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। नागवंश के दौरान अगर आप देखेंगे तो नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ अपना विवाह किया। ठीक है, और कुबेर नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह के पश्चात जिस पुत्री का जन्म हुआ उस पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। तो इस प्रकार से वाकाटक वंश के साथ भी उसके वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो वाकाटक वंश के साथ उसने डायरेक्ट वैवाहिक संबंध नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह करता है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ। ठीक है, कदम वंश में आप देखेंगे तो अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में करता है। कालिदास विवाह का प्रस्ताव लेकर कदम वंश में जाते हैं, कुंतल। ठीक है, कुंतल का नाटक में इसका शासन था कदम वंश का, और अपना पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह यहाँ पर करते हैं, और इसके जरिए महत्वपूर्ण अपना साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त द्वितीय की भी एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वैवाहिक संबंध को लेकर। अब आइए हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था, और फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है वह फोक्योकी, फाहियान का यात्रा वृत्तांत फोक्योकी के नाम से जाना जाता है। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था, 14 वर्षों तक भारत में रहा है, 399 से 414 ईस्वी। ठीक है, इनमें 411 में यह पटना आया था और 414 3 साल तक पटना में रहा, यानी कि भारत में चंद्रगुप्त फाहियान 14 साल तक रहा, पटना में 3 साल तक रहा। भारत में 399 से लेकर 414 लगभग 14 साल तक रहा, और 411 में पटना आया था और 414 3 साल तक पटना में रहा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे कालिदास, धनवंतरी जो कि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक उसके गुरु थे। ठीक है, तो कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपनक, वररुचि, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। अब आइए गुप्त वंश में महत्वपूर्ण शासक होता है एक कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, 415 से 445 ईस्वी तक इसका शासन रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में। शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में किया गया है, जिसकी रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई है। मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई है? वत्स भट्टी के द्वारा। ठीक है, इसे यशोधर्मन का विजय स्तंभ भी कहा जाता है मंदसौर अभिलेख को। ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना इसी के दौरान कुमारगुप्त के दौरान की गई थी। इसकी खोज बेसिकली कनिंघम के द्वारा की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसके भाग थे रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोदधि। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। ठीक है, तो नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई, जिसकी खोज कनिंघम के द्वारा की गई है। शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है कुमारगुप्त के कार्यकाल को। कुमारगुप्त के समय में गोविंद गुप्त बसाढ़ या वैशाली का राज्यपाल था। इसने उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य को पूर्णतः सुरक्षित रखा था। इसने अधिक संख्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थी, जिसे दिनार कहा गया है। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा, और 415 ईस्वी में स्कंद गुप्त वंश का शासक बनता है। स्कंद गुप्त को क्रमादित्य, देश रक्षक, शक्रादित्य के उपनामों से जाना जाता है। क्यों इसे देश रक्षक कहा जाता है? क्योंकि हुनों से देश की इसने रक्षा की थी, इसीलिए इसे देश रक्षक कहा जाता है। इसके प्रमाण अगर देखा जाए तो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें हुनों को जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ कहा गया है। ठीक है, तो स्कंद गुप्त शासक बनता है गुप्त वंश का।
जिसे उपनाम के रूप में क्रमादित्य, देशरक्षक और शक्रादित्य कहा जाता है। इसने अंतिम समय में राजधानी को अयोध्या हस्तांतरित कर दिया था स्कंदगुप्त ने। 466 ईस्वी में चीनी शांग सम्राट के दरबार में स्कंदगुप्त ने अपने दूत को भी भेजे थे। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद अगर आप देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे यहाँ से पतन प्रारंभ होता है और बुधगुप्त के शासनकाल 476 से 496 ईस्वी तक होते होते गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से विखंडित हो जाता है। ठीक है, हुन शासक मिहिर कोल इसी समय पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और नरसिंहवालादित्य को पराजित करके बंगाल तक खदेड़ दिया 485 ईस्वी में। इस काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुनों से संघर्ष किया तथा गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी। 6ठी शताब्दी के मध्य तक मगध के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त वंश का नियंत्रण था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। ठीक है, गुप्त काल में थोड़ा बहुत और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसे यहाँ पे गुप्त कला के बारे में दिया गया है। जैसे गुप्त कला, इसे हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। गुप्त काल के दौरान आप देखेंगे तो इस समय दास प्रथा का भी प्रचलन था, सती प्रथा का भी प्रचलन था और इसका साक्ष्य हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं। B.A. स्मिथ ने गुप्त काल को स्वर्णिम युग की संज्ञा दी है। विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्टता का काल माना जाता है गुप्त काल। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में निर्मित 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की आकाश प्रतिमा भागलपुर के समीप सुल्तानगंज में पाई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर, कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं गुप्त काल में ही निर्मित की गई थी। बोधगया का महाबोधि मंदिर, राजगिरी का मनियार मठ, नालंदा महाविहार के अवशेष, ये सभी गुप्तकालीन हैं। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र भी गुप्तकालीन है। इस काल के प्रमुख विद्वानों में बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ये तीनों महत्वपूर्ण है और ये तीनों पाटलिपुत्र से संबंधित है। ठीक है, तो यह हो गया गुप्त कला। अब गुप्त काल के बाद जो महत्वपूर्ण है वह है परवर्ती गुप्त। हम लोग अब परवर्ती गुप्त काल को देखेंगे। परवर्ती गुप्त में अगर देखा जाए तो इसके संस्थापक, परवर्ती गुप्त के संस्थापक होते हैं कुमार गुप्त। 480 से 502 ईस्वी, लगभग 22 साल का शासन रहा है और इसकी पुष्टि हमें अपसर अभिलेख से मिलती है। यानी कि परवर्ती गुप्त का शासक का संस्थापक कुमार गुप्त था, इसकी पुष्टि हमें अपसर अभिलेख से प्राप्त होती है। परवर्ती गुप्त शासक, अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय इसका अंतिम शासक था। 425 ईस्वी में कनौज शासक यशोवर्मन ने इसका वध किया था। परवर्ती गुप्तों के समय गौर नरेश शासक का बिहार पर आक्रमण हुआ था। इसके नाम के सिक्के एवं मुहरें नालंदा, गया एवं रोहतास से प्राप्त हुई है। इसने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था। 7वीं सदी के प्रथम चरण में हर्षवर्धन ने बिहार के कुछ भागों पर नियंत्रण स्थापित किया तथा शशांक के द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाई के निदान हेतु माधव गुप्त को मगध में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात माधव गुप्त ने मगध पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को भी क्षति पहुंचाने का कार्य किया था। कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों पर हो गई थी। आदित्य सेन ने इसे मुक्त करवाया था। आदित्य सेन जो कि परवर्ती गुप्तों का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है और इसने अश्वमेध यज्ञ को भी किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी एक संक्षिप्त समय के लिए परवर्ती गुप्त का शासन होता है। परवर्ती गुप्त के बाद अब हम लोग अंतिम जो वंश पढ़ेंगे वह 10वां वंश है, पाल वंश। ठीक है, प्राचीन बिहार के इतिहास का अंतिम वंश है। इसके बाद फिर छोटे छोटे जो खंडों में बटे हैं, मौखरी वंश वगैरह हैं, उसका हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंतिम डिस्कशन है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल और इसकी राजधानी कहाँ पर थी पाल वंश की? तो इसकी राजधानी थी मुंगेर में। पाल वंश, इसमें बेसिकली बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई थी और गौड़रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास भी पाल वंश के दौरान ही हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे तो पाल वंश के दौरान आप देखेंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय या फिर जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के दौरान ही हुई थी। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल अगर देखें तो 750 से 770 ईस्वी तक पाल वंश का शासन रहा है। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने यहाँ बुद्ध के द्वारा आविष्कृत भौतिकी लिपि प्रचलित थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो बुद्ध के द्वारा आविष्कृत भौतिकी लिपि यहाँ पर प्रचलित थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय सर्वप्रथम
विद्यार्थी कौन था? अतीश दीपांकर श्री ज्ञान। बख्तियार खिलजी के पुत्र मुहम्मद ने 13वीं सदी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो गोपाल के दो महत्वपूर्ण काम हो गए। पहला काम जो था उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, और दूसरा काम जो था उदंतपुरी या बिहार शरीफ में मठ की स्थापना करना। तो यह था गोपाल 750 से 770 ईस्वी। पाल वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ है वह है धर्मपाल। धर्मपाल को परम सौगात, परम भट्टारक, महाराजा धीराज के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। यह वज्रयान शाखा यहाँ पर प्रचलित थी। विक्रमशिला एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। सोमपुर महाविद्यालय, ठीक है, और विक्रमशिला अभी भागलपुर में है। पहला पाल शासक जिसने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने इसे धर्मपाल को परास्त किया था। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पाल वंश का ऐसा पहला कौन सा शासक था जिसने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो आप क्या बताएंगे? धर्मपाल, जो कि 770 से 810 ईस्वी तक जिसने शासन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु 200 गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव दान में किसने दिए थे? धर्मपाल ने दिए थे। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र इसके दरबार में रहता था। चक्रयुद्ध को कनौज का शासक नियुक्त करके भव्य दरबार का आयोजन किया एवं उत्तरापद स्वामीन की उपाधि इसने धारण की थी। कनौज शासक इंद्रयुद्ध को इस दौरान इसने हराया था। ठीक है, तो कनौज का शासक इंद्रयुद्ध को परास्त करने के पश्चात चक्रयुद्ध को कनौज का शासक नियुक्त करके एक भव्य दरबार का आयोजन किया था और उत्तरापद स्वामीन की उसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यह हो गया धर्मपाल। धर्मपाल के बाद आता है देवपाल। धर्मपाल अभी हमने बताया गोपाल 750 से 770, धर्मपाल 770 से 810, देवपाल 810 से 850। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रश्रयदाता देवपाल को कहा जाता है। विदेशी यात्री सुलेमान की यात्रा वृत्तांत में देवपाल की चर्चा है और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रश्रयदाता देवपाल को माना जाता है। सत्ता का विस्तार प्रागज्योतिषपुर एवं उड़ीसा तक किया था। उदंतपुरी में देवपाल ने बौद्ध मठ का निर्माण किया था। कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भी देवपाल उलझा था। यानी कि आप देखेंगे कि पाल वंश का पहला शासक जो कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझा हुआ था देवपाल और धर्मपाल, और दूसरा शासक जो कनौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया हुआ था देवपाल। नालंदा में विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास भी देवपाल के द्वारा बनाया गया था, बेसिकली बाल पुत्र देव के अनुरोध पर। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर नालंदा में एक विहार की देखरेख हेतु 5 गांव इसने अपने अनुदान में दिए थे। देवपाल के शिलालेख घुसरवन, हिल्सा, नालंदा, मुंगेर आदि में देवपाल के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश का पतन आरंभ हो गया था। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और इस समय पाल वंश का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ होता है। फिर भी 1-2 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। महिपाल प्रथम 998 से 1038 ईस्वी के बीच में इसका शासन हुआ है और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। इसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, पर इसके उत्तराधिकारी कमज़ोर हुए, अतः सेन शासकों ने इस पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तुरुस्क दंड, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ उसे हम लोग देख लेते हैं। तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र में हमें देखने को मिलती है। तिब्बत एवं पाल में घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए थे तथा धर्म स्वामीन तिब्बत से भारत आया था। 1023 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध में महिपाल की बड़ी पराजय हुई। 1038 में महिपाल की मृत्यु के साथ ही पाल वंश का समाप्त हो जाता है, पाल वंश का अंत हो जाता है। दायभाग के जन्मदाता जीमूतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तारानाथ ने संध्याकर द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाल वंश की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है और आज हमने मगध साम्राज्य का
महत्वपूर्ण 10 वंश को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा वह छोटे छोटे महत्वपूर्ण जो वंश होते हैं, मौखरी, मिथिला का कर्नाट हो गया, फिर चेरो हो गया, ठीक है, वैनवार वंश, ये सब। हालांकि यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते, आप नहीं भी उसे पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बाद अब मेडाइवल हिस्ट्री का सेक्शन होगा, उसे भी वीडियो के रूप में डिस्कस कर दिया जाएगा। और इसका जो PDF है वह करेंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को अवेलेबल करा दिया जाएगा। करेंट अफेयर पेड बैच के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी फिर से आप सबको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर पे सारी जानकारियाँ अवेलेबल करा दी गई है। करेंट अफेयर का जो पेड बैच है इसका फ़ी रखा गया है, 1 साल का फ़ी है यह 500 रुपये, ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है। इसके अंतर्गत सितंबर 2024 से लेकर प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स हर एक मंथ का, बिहार करेंट अफेयर हर एक मंथ मंथली वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, विजन IAS की जो मैगजीन है, विजन IAS मैगजीन का इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, यूनियन और बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस बिहार स्पेशल कंटेंट के रूप में हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तथा बिहार का ज्योग्राफी, इन सब का नोट्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। फी है इसका 500 रुपये। पेमेंट करने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज से संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको पेड बैच में जुड़ना है तो 500 रुपये चार्ज है। दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे अवेलेबल है। आप किसी भी नंबर पे 500 रुपये पे करके आप किसी भी नंबर पे मैसेज या स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जब तक 71वीं BPSC कंडक्ट नहीं होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तब तक आप सभी को सारे कंटेंट नोट्स आपको समय समय पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। बार बार इसे ही आप लोग देखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, तो और चीज़ों को रिवाइज करते रहें तो आपका एक भी सवाल प्रीलिम्स परीक्षा में नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को साझा करें। धन्यवाद।